वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते के आगाज में अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना पहला खिताब किया कांग्रेस के साथ, जब से वो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं, और 1 घंटा 40 मिनट उन्होंने खिताब किया, जो अमरीका की तारीख में किसी भी सदर का सबसे तवील खिताब है जो उन्होंने कांग्रेस से किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पाकिस्तान के लिए, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, खुद अमेरिका के अंदर भी और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में लोग हैरान रह गए कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। और वैसे उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी तारीफें करवाना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी दूसरे की तारीफ इतनी आसानी से नहीं करते। और उनकी तारीफ करने की वजह कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, जो अमेरिका को इंतहाई मतलूब एक दहशतगर्द था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वन ऑफ द मास्टरमाइंड था, जो 26 अगस्त 2021 काबुल एयरपोर्ट के बाहर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसमें कम अज़ कम 13 जो अमरीकी फ़ौजी हैं वो मारे गए थे, 170 जो हैं वो अफ़गानी जो हैं वो भी उसमें मारे गए थे। और अमरीकी सदर ट्रंप ने यह वादा किया था कि जब वो सदर मुंतखब होंगे तो इन तमाम लोगों को, जो भी लोग इसके पीछे थे, उनको कटहरे में लाएंगे। और शहबाज, ये जो कुछ हुआ, आई थिंक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने अभी तक शो किया है, जो तकरीबन 5-6 हफ्ते हुए हैं इक़्तिदार में उनको आए, ना वो अपने दोस्तों को बख्श रहे हैं और खैर जो एडवर्सरीज हैं उनको भी नहीं बख्शते। तो इस बीच पाकिस्तान वो पहला मुल्क है अभी तक जिसकी उन्होंने पब्लिकली तारीफ की है, और ये बिल्कुल आई थिंक एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। कामरान, ये बिल्कुल ठीक है आपने, एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था किसी तरीके से कोई हायर लेवल पे इनके जो है राब्ते हो जाएं। ना सिर्फ राब्ते हुए, जिसकी डिटेल्स अभी आप बताएंगे, बल्कि एप्रिसिएशन भी आ गई। और मुझे वो गाना है, वो क्या है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब है, पाकिस्तान के लिए वो सूरत हाल हो गई थी कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनएक्सपेक्टेडली अप्रिशिएट किया, वो भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का जवाबी ट्वीट आया और वो सारा सिलसिला। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट हुई, वो जो सहूलतकार पकड़े गए, जो अगस्त 2021 के जो उसमें जो हमला था उस पर वो बंदा मुलव्वस था, उसको हैंडओवर भी कर दिया गया। ये जो इसकी डिटेल्स क्या, अगर थोड़ा सा इसको हम रिफ्रेश कर लें कि वो जो वाकया क्या था, और क्या ये बंदा वाकई उस वक्त से पाकिस्तान में छुपा हुआ था या अभी लेटली ये ट्रेस हुआ है? असल में इस पर बात करने से पहले आई थिंक ये इंपॉर्टेंट, हम बात कर ही रहे हैं तो वैसे तो बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी भी है कि एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा क्या था और किस वजह से उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। पहले वो सुनते हैं और फिर बात करते हैं। Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. जी, अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, और शहबाज जो आप सवाल कर रहे थे कि ये जो इसके बारे में आपको पता है कि जो 26 अगस्त 2021 को हमला हुआ था दहशतगर्दी का, इससे जो अमेरिका का पूरा विड्रॉल प्लान था उस पर पहले ही उन पर ये इल्ज़ाम था कि जो 20 साल उन्होंने वहाँ पे जंग लड़ी है उसमें कामयाबी नहीं मिली, और फिर क्योंकि अफगान तालिबान पहले ही आ गए थे काबुल, जो अशरफ गनी थे वो छोड़ के भाग गए थे, और ऊपर से फिर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। और अमेरिका के अंदर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर एक भी जो फौजी जो मारा जाता है ना, एक बॉडी बैग है, जो वो उसकी जो इंतहाई डोमेस्टिक उसकी सिग्निफिकेंस होती है और उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। माजी में सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वहाँ पर जो सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैं वो इलेक्शंस हार गए थे, तो ये उनके लिए डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ा हमेशा से इशू रहा है। बाइडन के दौर में भी ये कुछ दावे सामने आए। अफगान तालिबान ने कहा था कि उन्होंने कुछ जो लोग हैं 2-3 मास्टरमाइंड्स को मारा है, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसील फराम नहीं की थी। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2016 से ये अफगान नेशनल है, मोहम्मद शरीफुल्लाह जाफ़र के नाम से ये जाना जाता है, ये 2016 से दाइश के साथ है, और ये उनका एक अहम टॉप कमांडर है, और जो उनकी बाकी क़यादत जब एलिमिनेट होगी तो ये इसका एक बड़ा एक अहम रोल रहा है। तो उसमें कहा यह जाता है कि एक से ज़्यादा इसमें सहूलतकार थे या मास्टर माइंड्स थे इस हमले में। तो ये बंदा जेल में कैद भी रहा, लेकिन वहाँ से ये फरार भी हो गया था। तो इस वजह से एक अहम ये आप कह सकते हैं कि हाई वैल्यू टारगेट था। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है कि आई थिंक हमारे पास कुछ तफसीलात भी हैं कि कैसे ये सारा मामला हुआ और मामलात कैसे आगे बढ़े, और उसमें खुद आई थिंक सबसे पहले तो
जो CIA के डायरेक्टर हैं जॉन रैटक्लिफ, जो नए CIA के डायरेक्टर हैं, जब सदर ट्रंप आए उन्होंने उनको अपॉइंट किया था, तो उन्होंने खुद इस एक टीवी इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर बताया कि कैसे ये उन्होंने पाकिस्तान के ISI के सरबराह के साथ रब्ता किया और फिर इस मुबैना दहशतगर्द को पकड़ा गया। तो देखें CIA के डायरेक्टर ने क्या कहा। जी, तो CIA के डायरेक्टर कह रहे हैं कि अपना चार्ज संभालने के दूसरे ही रोज़ उन्होंने पाकिस्तान के जो ISI के सरबराह हैं उनके साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हों, तो आपको ये काम करना होगा कि ये जो इंतहाई मतलूब फ़र्द है अमरीका को चाहिए, उसको आपको गिरफ्तार करना होगा। और शहबाज उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान ने बड़ा क्विकली उस पर अमल किया, विद इन अ शॉर्ट पीरियड इसको गिरफ्तार किया और ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इसको एक्स्ट्राडाइट भी किया। अब ये तो उन्होंने तस्करा किया कि एक उनकी टेलीफोन पर रब्ता हुआ था, फिर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस के ऊपर भी ज़राए का कहना है कि ISI के सरबराह और जो CIA के चीफ के दरमियान ये मीटिंग के दरमियान मुलाकात हुई। ये मिड फरवरी में ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और इसी के फॉलो अप में एंड जो फिर अमरीकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि जब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको हैंड ओवर करने का जो सारा प्रोसेस था, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, तो एक और कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पर ISI के चीफ के साथ जो CIA के डायरेक्टर हैं, उनके साथ जो FBI के डायरेक्टर हैं, उनकी भी जो है वो रब्ता हुआ था। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि शायद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल सर्दमोरी है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन इस इशू के ऊपर बिहाइंड द सीन एक दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े क्या कह सकते हैं कि बड़े रोबस्ट किस्म के राब्ते थे। और वैसे तो ISI CIA के दरमियान राब्ते होते हैं, पेंटागन और GHQ के दरमियान, लेकिन बाइडन दौर में भी वो थोड़े कम पड़ गए थे। तो वो भी सारा मामला जो है वो रिवाइव हुआ है, जिसकी वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान का कारनामा था, जिसकी वजह से अमरीकी सदर ट्रंप ने जो है पाकिस्तान की तारीफ की है। और जो मुझे पाकिस्तानी ज़राए ने बताया भी कि ये अमरीकी सदर ट्रंप का खुद का फैसला था, उनकी जो नेचर है वो किसी के कहने के ऊपर ये काम नहीं करते, उनको खुद महसूस हुआ कि पाकिस्तान डिजर्व्स द क्रेडिट। कामरान, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका देखने का एक और पहलू भी, एक तो ये ठीक हो गया कि एक इंतहाई मतलब जो दहशतगर्द था वो पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ और उसके बाद उसको अमेरिका के हैंड ओवर कर दिया गया, और ये डिसीजन भी अमेरिकन के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो इसकी अनाउंसमेंट कब और अपने एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर वो करना चाहेंगे। दूसरा पहलू इसका ये है कि एक दहशतगर्द पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ है और जिसकी वजह से ये राब्ते हुए हैं। और आपको पता है ज़बीला मुजाहिद की भी जो इस हवाले से स्टेटमेंट है, जब उनसे ये पूछा कि अफगान नेशनल पकड़ा गया, इसके ऊपर आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सॉइल से पकड़ा गया, इसका मतलब है कि दाइश ने पाकिस्तान में अपने ठिकाने जो है वो बनाए हुए हैं, एंड दिस इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इस तरह के जो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशंस होते हैं, राब्ते होते हैं, अप्रिसिएशन होती है, ये वन ऑफ होती है अनटिल कि इसको स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के साथ इसको डीपनिंग टाइज हो, चाहे इकनॉमिक हो, कमर्शियल हो, उसके साथ बैक ना किया जाए। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कॉल थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ, उसमें जो इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए हैं, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज है, अगर इन चीज़ों के ऊपर फर्दर बात कर सके, खासतौर पर एक जो एरिया है वो जो मिनरल के ऊपर है, मिनरल के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेरिकन का इंटरेस्ट है। तो ठीक है, एक ओपनिंग पाकिस्तान को स्टेज के ऊपर मिल गई, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत देर से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि ओपनिंग मिल जाए, वो ओपनिंग इन्होंने ले ली। इस ओपनिंग का इस्तेमाल ये कैसे करेंगे कि जो रिलेशन है वो सिर्फ 1 ऑफ नाउ और उसके बाद हमें 2-3 साल देखने के 2 तरीके हैं। इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी सदर ट्रंप जो उनका तरीकाकार है, वो उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी उनसे परेशान है, हर कोई उनसे बचना चाहता है जो उनका तरीकाकार है। पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सिचुएशन थी कि अमेरिका यहाँ से चला गया है, कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं थे अमेरिका के, और खदशा ये था, और अभी भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, आगे चल के बात भी करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवर्स जो है फैसला भी आ सकता है अमेरिकी सदर ट्रंप का, जो ओवरऑल हो पाकिस्तान को उसका नुकसान हो सकता है। तो अगर उस सिचुएशन को देखें तो उस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान के लिए तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में एक नामुमकिन बात थी कि आप एक तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करें विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, गिवन द फैक्ट कि अब आपके पास कोई ऐसा कुछ है नहीं कि वो अमेरिका को आप दे सकें। उस पस मंज़र को अगर आप सामने रखें तो ये एक छोटी बात नहीं है। मसलन इसका ये मतलब नहीं है ट्रांजैक्शनल रहेंगे, हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ताल्लुकात में टर्न अराउंड आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि एटलीस्ट पाकिस्तान का एक चैनल खुला है। आपको पता है कि ये 3 सालों में पहली कॉल थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, और लास्ट टाइम 2 फरवरी 2022 में जब रशिया जा रहे थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो जेक सैलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने खबरदार करने के लिए कॉल की थी शाह महमूद कुरैशी को
कि आप वहाँ पे ना जाएं, उसके आपको फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद 3 सालों के बाद अगर कॉल आई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, एंड डोंट फॉरगेट एक और बात कि ये जो ट्रंप हैं वो खुद अनप्रिडिक्टेबल तो हैं ही, उनकी जो काबीना है उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं वो भरे पड़े हैं, प्रो इंडिया ज़्यादा लोग हैं। और इस एक एक्शन के बाद ये माइकल वॉल्श जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ हैं, वो काम करते रहे हैं, अफ़गानिस्तान में सर्व कर चुके हैं। फिर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अफ़गानिस्तान में सर्व किया है। पाकिस्तान के बारे में उनका कोई इतना अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं है। तो काम क्या हुआ है कि इस एक एक्शन से एटलीस्ट अमेरिकन इंतज़ामिया के अंदर भी और अमेरिकन मीडिया अगर आप देखें तो जो हेडलाइंस चल रही थी कि पाकिस्तान ने मदद की है अमेरिका की इस दहशतगर्द को पकड़ने में, ये आमतौर पर बहुत कम होता है कि पाकिस्तान का अमेरिका की मीडिया में भी जिक्र आए और पॉजिटिव जिक्र आए। तो एक ओपनिंग तो बनी है, वो किस हद तक आगे कारगर साबित होती है दैट रिमेन्स टू बी सीन। मैंने डिफेंस सेक्रेटरी की भी बात की है तो उनका मेरे ख्याल में क्लिप भी सुन लेते हैं कि उन्होंने भी कैसे फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जो इंटरव्यू दिया तो बड़ा खुलकर पाकिस्तान के किरदार की उन्होंने तारीफ की। आपने सुना कि वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इशू यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि इट्स अ गुड डेवलपमेंट, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। बट इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसमें री एम्फेसाइज करूँगा कि हमें ये जो ताल्लुकात हैं इसको सिक्योरिटी के जो प्रिज्म है ना उससे बाहर निकालना, इसको फर्दर हमने इन ताल्लुकात को डीपन करना। और इसी हफ्ते जो रिपोर्ट है ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स वाली है वो भी कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है आफ्टर मेरा ख्याल बुर्किना फासो, कौन सा मुल्क है? बुर्किना फासो है। और फिर अब शाम से ज़्यादा पाकिस्तान अफेक्टेड है और एक साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। और उसमें मैं एक जो नंबर आपको बताऊं ना कि लास्ट टाइम ये जो ग्लोबल इंडेक्स है टेररिज्म का, ये रिपोर्ट 2011 में लास्ट टाइम पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था और उसके बाद से अब पाकिस्तान की इतनी बुरी रैंकिंग आई है। 2021 में हम 7वें नंबर पर चले गए थे और टाइमिंग देखें फिर गालिबन 2024 में 2022 में चौथे नंबर पर आ गए थे। तो टाइमिंग अगर आप देखेंगे 2021 में हमारी रैंकिंग बेहतर थी, मतलब 7वें नंबर पर थे। 2021 में अफगान तालिबान आते हैं, उसके बाद से आप देखें कि एक दहशतगर्दी के वाक़यात में आपको इजाफा नज़र आता है। तो डेफिनेटली एक और इसमें जो एक और एलिमेंट है कि अगर उस रिपोर्ट को देखें तो दाइश जो है दहशतगर्द ग्रोह, उसका जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में वो बढ़ रहा है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर। और ये वो एक एरिया अगेन पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में भी इसकी मौजूदगी है और जो दहशतगर्द पकड़ा गया है उसका ताल्लुक दाइश से है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो हमेशा सिक्योरिटी ड्रिवन रहे हैं और उनको होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। बट एक चीज जो है कि ओवरऑल ये तो एक चीज होगी ना जिसको उनको एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट उनको चाहिए था। अभी तक जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इक़दामात हैं वो ज़्यादातर वो ले रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, उनके जो मेजर्स वो ज़्यादा और जियो स्ट्रेटेजिक उनके कम है। यही वजह है कि वो यूरोपियंस के साथ भी पंगा कर रहे हैं, कैनेडियंस के साथ भी कर रहे हैं, मैक्सिको के साथ भी किया है। चाइना इतना भी हॉट इशू नहीं है उनके लिए। बहरहाल ये नाज़रीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अमेरिका के साथ और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या है, वहाँ से कोई क्या बुरी खबर भी आ सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की और एक जो मुस्बत तब्दीली इस हद तक सामने आई कि कम से कम पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव ज़रूर बात की गई अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से और उनके जो बाकी फिर सीनियर एहलकार हैं। कल हमने देखा कि दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है उनकी पहली ब्रीफिंग थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने हल्फ लिया था तो वो तब्दीली आती है। तो कल उनकी जो पहली ब्रीफिंग थी तो उसमें उनसे पाकिस्तान से रिलेटेड जब सवाल हुआ, एक सवाल तो यही जो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से पाकिस्तान ने कैसे मदद की अमेरिका की उस दहशतगर्द को पकड़ने के हवाले से, दूसरा जो सवाल उसी के साथ जोड़ा गया वो रिगार्डिंग इमरान खान की जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं, क्या इसके हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनको पता है और क्या इस मामले को वो उठाएंगे। तो उस पर जो क्या जवाब दिया इन दोनों सवालों का जो दफ्तर खारजा की जो नई तर्जुमान है अमेरिका की, जरा वो सुनते हैं। We extend our gratitude to the government of Pakistan. We do for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. We have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism, and the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism
remains vitally important. जी, आपने देखा जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है तो उन्होंने उस सवाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। माजी में अगर आप देखें जब बाइडन थे तो उनके दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान थे वो ये ज़रूर कहते थे कि हाँ, हम जो ये इश्यूज़ हैं इसके बारे में पाकिस्तान से बात करते हैं, डेमोक्रेसी और इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करते थे, लेकिन जो इमरान खान से मुतालिक सवाल है वो कम्प्लीटली दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान थी उनकी उन्होंने गोल कर दिया। और रही बात शहबाज, लेकिन कमल का जवाब देखें ना कि आप लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से राब्ता करें, वहां से अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो मिल जाएगी। दिस इज इंटरेस्टिंग। नहीं, लॉ एंड जस्टिस का उन्होंने ये जो दहशतगर्द जो पकड़ा गया क्योंकि वो उस केस को हैंडल कर रहा है, आई थिंक वो उससे रिलेटेड वो बात कर रहे थे। और ये इमरान खान का उन्होंने बिल्कुल, इमरान खान का जो पहले एक पेट जवाब होता था ना कि ये भी कहते थे कि यस ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है या लीगल प्रोसेस है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो उस सवाल को तो उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है कि इसके हवाले से क्लियर एक पीटीआई वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जो दूसरी उसमें जो उन्होंने देखें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो एक बात कह दी, आमतौर पर किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है तो बाकी स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे, जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट होता है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वो एक कंसिडर्ड व्यू होता है। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा एक्सपैंड भी किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान ने जो ये रोल प्ले किया है। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है और हम पाकिस्तान के साथ इस शराकतदारी को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ी, और वो कॉमन इंटरेस्ट टेररिज्म के कॉर्पोरेशन की माजी में भी वही चीज़ थी। इसका मतलब है कि जो एक खदशा था कि जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट, वो कहते हैं कि बाहर में जाएं, यूरोप जिधर मर्जी जाता है, यूक्रेन जिधर मर्जी जाता है, हमें अपने इंटरेस्ट देखने हैं। तो खदशा ये था कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है, वो कहेंगे हमारा क्या लेना देना है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। बट इस कॉन्टेक्स्ट में इट अपेयर्स कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोऑपरेशन, पाकिस्तान की 4 साल पुरानी चीज है। उनको एक मोस्ट जो वांटेड टेररिस्ट था उनको चाहिए था, उनके 13 साल उनके जो फौजी थे वो मारे गए थे। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। नहीं, बट इस एक कॉन्टेक्स्ट आप देखें ना, जब सीआईए के डायरेक्टर पब्लिकली ये कह रहे हैं कि आप अगर अमेरिकी इंतजामिया के साथ या ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये आपको डिलीवर करना है। इसका मतलब है कि ये वन ऑफ दी है उनको, इसका मतलब है कि ये वन ऑफ। और देखिए थोड़ा सा इसमें अगर बाइडन होते यहाँ पर, इनके पास एक चांस था कि ये ड्रोन के जरिए उसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। ये चीज़ हम भूल नहीं रहे कि उसामा बिन लादेन वाला केस हमें पता है कि लीड पाकिस्तान ने पहले दी थी, उसके बाद उन्होंने खुद ऑपरेशन करना। क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले पकड़ा गया था पाकिस्तानी फोर्सेस की ये कस्टडी में, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, पकड़ा तो ये देखें, पकड़ा तो 4 दिन पहले टिप ऑफ उन्होंने किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने पकड़ा। पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि ये पहले इसके बारे में सोच विचार हुई थी कि क्या पाकिस्तान अनाउंस करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए वो खुद ही अनाउंस करते फिरेंगे, उनको करने दें। पाकिस्तान को ये तवक्को नहीं थी कि, उनका ख्याल था कि शायद व्हाइट हाउस की तर्जुमान कर देंगी अनाउंस कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो खुद अपनी तकरीर में वो करेंगे इसका ऐलान। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मेरे ख्याल में बड़ी खबर थी। लेकिन उसमें जो की फैक्टर है ना कि अमेरिकी इंतजामिया ने, ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट किया है। आपको पता है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। उनको ये खदशा था कि अगर आप लीड प्रोवाइड करें, हो सकता है कि हम टिप ऑफ कर दें और वो फिर वहां से भाग जाए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसको जिंदा पकड़ा है, जिंदा पकड़ के उनके हवाले किया है। वो डोमेस्टिकली कोर्ट में पेश होगा और वो डोमेस्टिकली पेश हो गया। वो देखें, वो पॉपुलर पार्टी है, उसको प्ले अप करेंगे हर रोज। अगर वो मारा जाता, एक दिन खबर बनती, खत्म हो जाता। अब हर जब वो पेशी उसकी होगी वो बताएंगे, देखें अमेरिकी सदर ने कैसे। गालिबन उसकी जो स्टेटमेंट आई है जो इनिशियल उसमें मार्च 2024 में जो रशिया में भी जो एक हुआ था, पे जो हुआ था अटैक, उसमें भी उसने कोई हेल्प की थी। तो इसमें ये चीजें जो जिस तरीके से हो रही हैं वो रहेगा ट्रांजैक्शनल। आई थिंक जो मेरी पाकिस्तानी जराये से बात हुई है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं। सिर्फ उनको ये है कि हम अगर जिस तरीके से ट्रंप फैसले ले रहे हैं, हमारी अगर किसी तरीके से बचत हो जाए तो वो बेहतर है। मसलन हम बचने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब उसकी लेफ्ट साइड पे नहीं, अगर राइट पे भी नहीं भी आ रहे तो पीछे बेहतर है। जो अगली खबर हम डिस्कस जो बड़ी खबर हो सकती है पाकिस्तान, हो सकती है कि वो एक खबर आ रही है कि जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था 20 जनवरी को, जैसे ही वो आए थे, कि वो ऐसे ममालिक का जायजा लें जहां पर आमतौर पर लोगों की प्रोफाइलिंग या जांच पड़ताल ठीक नहीं होती है, किसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई टेरर सस्पेक्ट है, ठीक तरीके से वहां की जो हुकूमतें हैं उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे लोग अमेरिका में दाखिल ना हो। तो उसके लिए उन्होंने मुतलका इदारों से कहा था कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करें कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर लोगों की जो स्क्रूटनी है वो निज़ाम इतना को रोबस्ट नहीं है।
तो जो रॉयटर्स ने दावा किया है ज़राए से कि उसमें अफगानिस्तान का एक नाम आ रहा है कि उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग सकती है, यानी कि उसके जो शहरी हैं वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो सकता है उन ममालिक में कि जिनके शहरियों के ऊपर अमेरिका जाने पर पाबंदी लग सकती है। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक इसको थोड़ा सा कोई इस पे फर्दर इंफॉर्मेशन है कि एक टोटल कंप्लीट बैन होगा हर तरह के ट्रैवल के ऊपर, या जो उनकी एक स्क्रीनिंग होगी, मखसूस ग्रुप्स हो सकते हैं। पहले आपको पता है कुछ अर्सा पहले ये हुआ था जब ये वॉर ऑन टेरर बहुत पीक के ऊपर थी, तो कुछ ऐसे मखसूस नाम थे, वो नाम अगर किसी के पासपोर्ट के ऊपर थे, जैसे मुझे मैं एक दफ़ा जब अमेरिका गया तो उसके लिए एक स्पेशल इनका एक होता है, वो आपको गल्फ के किसी स्टेशन के ऊपर वो इनहांस्ड सिक्योरिटी वाला जो करते हैं, तो वो क्या वो चीज़ इसमें है या ये कंप्लीट पाकिस्तान इसके ऊपर बैन हो सकता है? देखें, इसकी क्लैरिटी नहीं है। मुझे इसमें थोड़ा सा एक ये भी शक, मैं वाशिंगटन में भी बात करने की कोशिश करता रहा क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीफ हुई है उसके बाद शायद वाशिंगटन के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उस खबर में अफगानिस्तान का ज्यादा जिक्र है और वो अफगानिस्तान के जो लोग एलिजिबल थे, स्पेशल इमिग्रेशन वीजा मिलना था, उनको सेटल होना था, उनको ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। कंप्लीट बैन का ये मेरे ख्याल में इसकी वजाहत होना बहुत जरूरी है। ये मुमकिन है कि कंप्लीट बैन तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना भी हो, कि शायद इन्हांस्ड स्क्रीनिंग हो जाए, आपके लिए वीजे का हसूल अमेरिका का इतना वो आसान ना रहे। 12 मार्च को कहा गया है कि अमेरिकी सदर इसके हवाले से फैसला करेंगे। हालांकि हालिया दिनों में उनका पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो लेट्स सी कि वो उस जगह पर आकर प्ले करता है। अगर उनको रिकमेंड किया जाता है कि पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल किया जाए तो उस पर हम नजर रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जो काबीना के अरकान में या नई काबीना के लोगों को शामिल किया गया था, आज उनको महकमे भी अलॉट कर दिए गए हैं, उसमें क्या सरप्राइजेस हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी थी और नए जो अरकान हैं काबीना में उनको शामिल किया गया था। उनके महकमों का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज उनके महकमों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो शहबाज जो पोर्टफोलियोज असाइन किए गए हैं, एनी बिग सरप्राइजेस? जो मुझे कुछ नजर आया है, मसलन जो मेजर जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब की मिनिस्ट्री को तब्दील किया गया है और बाकी कुछ एडवाइजर्स भी लगाए गए हैं, तो एनी मेजर चेंजेस? कामरान, इकोनॉमी वाली साइड पे 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस इसके अंदर हुई हैं, बट मोर देन दैट जो चेंजेस इसको डिस्कस करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक जो ऑस्टेरिटी पॉलिसी थी जिसके तहत जो हुकूमत का जो साइज था वो छोटा करना था। जब पिछले दफ़ा काबीना में एक्सपेंशन हुई थी तो हमने इस चीज़ पे क्रिटिसाइज नहीं किया था कि काबीना में एक्सपेंशन क्यों हुई है, क्योंकि अगर वजारतें हैं तो वज़रा होंगे। बहुत सारे केसेज में जो 2-2 महकमे एक वजीर के पास थे और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नए हैं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशंस हुए हैं इसमें जो 2 चीज़ें बड़ी बुनियादी, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द नेम्स, जो नए लोग आए हैं, एक नया एक महकमा बना दिया गया है पब्लिक अफेयर्स यूनिट के नाम से। ये जो पब्लिक अफेयर्स यूनिट है इसका काम ये होगा कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो MNAs हैं, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, उनके फंड्स, उनके जो तरक्याती काम है उसकी ये निगरानी करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। और नया महकमा बना के उसके लिए 2 वज़रा भी दे दिए गए हैं। मतलब एक काम ये कि फैसिलिटेट करना है MNAs की डेवलपमेंट स्पेंडिंग को, नया महकमा क्रिएट कर दिया गया है। और उस एक वफाकी वजीर हैं राना मुबशर इकबाल साहब, और उनके साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक अफेयर्स यूनिट, उनका नाम है अब्दुल रहमान कांजू साहब। कांजू साहब के पास 2 पोर्टफोलियो होंगे, एक ये पब्लिक अफेयर्स यूनिट का भी, दूसरा पावर के भी, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। तो ये जो एक ऑस्टेरिटी की पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने आज खुद ही ख़त्म कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, जो राइट साइजिंग कमेटी के वो सरबराह भी है, मेरे ख्याल उनको वो कमेटी भी ख़त्म कर देनी चाहिए। ना सिर्फ ये एक और पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया ट्राइबल अफेयर्स का। ट्राइबल अफेयर्स के एक स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने लगाए हैं, और उसके साथ ही एक जो वजारत थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 उसके ऊपर और नए वज़रा लगा दिए गए हैं। अभी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो हेरिटेज और कल्चर की वजारत की जो है उसके भी अफेयर्स को देखते थे, तो हेरिटेज और कल्चर को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से सेपरेट कर दिया गया है। उनकी जगह पे एक नए वजीर आ गए हैं, औरंगजेब खिची साहब। मेरा ख्याल ये PTI के टिकट पे या इंडिपेंडेंटली PTI एफिलिएटेड थे, और इनको काबीना में शामिल है। उनके साथ जो हुज़ैफा रहमान साहब हैं, जो जिनका ताल्लुक अभी मीडिया से है, वो इनके साथ SAPM होंगे। तो ये जो 3 वजारतें हैं, ये 3 पोर्टफोलियोज हैं, इसको हमने इसलिए सेपरेट किया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो दावा था कि मैं अपने अखराजात में कमी करूंगा, मैं हुकूमत का साइज छोटा करूंगा, वो दावा आज ख़त्म हो गया है।
अब आ जाते हैं, आपका जो सवाल है, जो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये एंटिसिपेटेड था, ये सरप्राइजिंग नहीं था। मतलब 1.5-2 माह से तो हमें पता था कि ये चीज़ हो रही है। इनको हटा के वहाँ से इनको क्लाइमेट जो चेंज मिनिस्ट्री है उसमें लगा दिया गया है। इनके साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होंगी, शजरा मनसिब साहिबा, वो अभी उनका ओथ नहीं हुआ, तो ये 2 अफराज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में चले गए हैं। मुसद्दिक मलिक साहब की जगह पे अब आ गए हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उनको पेट्रोलियम का नया वजीर लगा दिया गया, पहली दफ़ा फुल वजीर बने। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि हारून अख्तर खान जो PMNL की पिछली गवर्नमेंट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हुकूमत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू थे वो, उनको SAPM ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन लगा दिया गया है। उनके ऊपर वजीर कोई नहीं होंगे, ये महकमा प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख लिया। और वहाँ पे पहले राना तनवीर हुसैन होते थे, राना तनवीर के पास एडिशनल पोर्टफोलियो था मिनिस्ट्री ऑफ फूड का, उनको फूड की मिनिस्ट्री अलॉट कर दी गई है। और हारून अख्तर जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वजीर होंगे, ऑल इन ऑल होंगे, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होंगे, वजीर कोई नहीं होगा, अनइलेक्टेड हैं हारून अख्तर खान, उनको SAPM बनाया गया। और दूसरा जो एडवाइजर्स की भी फहरिस्त है 3 है, उसमें तौकीर शाह साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं और परवेज़ खटक साहब हैं। तो जो तौकीर शाह साहब हैं तो एज यूजुअल जो हमने डिस्कस भी किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, चीफ ऑफ स्टाफ के हैं होंगे, लेकिन इनका जो इनका पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लिखा हुआ है। अब आप देखें 3 जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होंगे। तौकीर शाह साहब होंगे, ये ब्यूरोक्रेसी वाली साइड देखेंगे, ही विल बी एक्टिंग एज चीफ ऑफ स्टाफ। उसके अलावा आहद खान चीमा पहले ही वहाँ मौजूद हैं, वो मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारे अफेयर्स वो देख रहे हैं। अब वो पावर शेयर करेंगे तौकीर शाह साहब के साथ। ये जो पब्लिक अफेयर्स यूनिट बना है, मेरा ख्याल ये भी PM हाउस में ही स्टेशन होगा और इसके भी जो वजीर होंगे। तो 3 वफाकी वज़रा जो है कम अज़ कम इन चीज़ों को देख रहे हैं। सरप्राइजिंग इसके अंदर एक ही चीज़ है, परवेज़ खटक साहब का उनको एडवाइज़र ऑन इंटीरियर अफेयर्स लगा दिया गया है, जहाँ पे पहले मोहसिन नकवी भी हैं। तो इन्होंने एक सबको लाइक माइंडेड को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान भी चल रहा है कि ये परवेज़ खटक साहब जो हैं वो नून लीग की चॉइस नहीं है। वो तो मोहसिन नकवी भी नून लीग की चॉइस नहीं है, मेरा ख्याल में सारे उन्होंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। लेकिन इनकी निगरानी के लिए तलाल चौधरी साहब जो नून लीग के ही हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर उनको लगाया गया है। तो निगरानी नून लीग करेगी, नॉन नून लीग बुजुर्ग ये लाइटर टोन में था। अच्छा, अब मोहम्मद अली साहब को प्राइवेटाइजेशन में ले गए हैं। मोहम्मद अली का क्या रोल रहा है, क्यों लेके गए, उनको ब्रेक के बाद बात करेंगे, जिसकी वजह से उनको ये प्रमोशन मिली है। एडवाइजर होंगे प्राइम मिनिस्टर के, अगेन ये भी अनइलेक्टेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास चॉइस होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल 5 एडवाइजर्स वो ले सकते हैं। तो वहाँ पे पहले होते थे अब्दुल अलीम खान साहब निजकारी में, उनको हटा दिया गया है। निजकारी में ये अब चले गए हैं और अलीम खान साहब के पास पहले एक पोर्टफोलियो होता था कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का, वो रहेगा उनके पास, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी उनका उसी के अंदर था। ये जो नोटिफिकेशन डिले हुए हैं उसकी एक वजह नाज़रीन ये थी कि एक जो वजीर थे बाप पार्टी के, वो उनको पहले मक्सी साहब जो हैं उनको पहले वहाँ पे लगाने की बात हो रही थी कम्युनिकेशन में, वो नहीं हो सका, वहाँ पे रिटेन कर गए अब्दुल अलीम खान साहब। जो एक और अहम जो तब्दीली है, मोहम्मद जुनेद अनवर साहब को मैरी टाइम्स अफेयर का फेडरल मिनिस्टर लगा दिया गया। ये कैसर शेख साहब की जगह पे है, कैसर शेख को हटा दिया गया है और उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो है वो वफाकी वजीर लगाया गया। BOI इतनी बड़ी वजारत नहीं है, खासतौर पर जब से SIFC बनी है, तो SIFC के बनने के बाद BOI का जो रोल है वो खास रहा नहीं है सिस्टम के अंदर। एक ख्वाहिश थी बिलाल कियानी साहब की, कोशिश भी शायद थी उनकी कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू आ जाएं, वो वहाँ नहीं आ सके, उनको रेलवेज का मिनिस्टर लगाया गया है। तो ये चंद बड़ी तब्दीलियां हैं कैबिनेट के अंदर। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब से डिफेंस प्रोडक्शन का पोर्टफोलियो वापस लिया गया है, वो रजा या हराज साहब को दिए गए। बाकी रूटीन की कुछ जो चेंजेस हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं। ओवरऑल अगर आप इस कैबिनेट को देखें, इसमें आपको नए चेहरे भी नजर आएंगे, टेक्नोक्रेट्स भी नजर आएंगे, जैसे मोहम्मद अली हैं, जैसे हारून अख्तर खान साहिब हैं, जो अली परवेज़ मलिक हैं तो फेडरल मिनिस्टर, पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली के, लेकिन ये भी टेक्नोक्रेट की उसमें आते हैं कैटेगरी में। लेकिन बाकी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपने सियासी जो मामला को देखने के लिए भी काबीना में उन्होंने जो एक्सपेंशन की है वो भी आपको इसमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब निजकारी के वजीर बन गए और हुकूमत शायद एक बहुत बड़ा काम करने में कामयाब हो जाए। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत कमर्शियल बैंकों के साथ एक मुआहदा करने में कामयाब हुई है, जिसके तहत कोई 1250 अरब रुपए का वो कर्ज लेंगे और 11% उस पर हुकूमत पाकिस्तान को शरह सूद अदा करना पड़ेगा। और शहबाज, ये कर्जा इसलिए लिया जा रहा है, जो पाकिस्तान का एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो पावर सेक्टर के अंदर जो गर्दिशी कर्जा है
उसको किस तरीके से जो है वो हल किया जाए। सो डू यू थिंक कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है? इससे वाकई हमारे पावर सेक्टर का ये जो प्रॉब्लम है, बढ़ती बिजली की कीमतें हैं, इससे फर्क पड़ेगा इस डील के बाद? कामरान, मिलिट्री ने 2 से 3 स्पेशल टास्क फोर्स बनवाई थी, जिसमें एक टास्क फोर्स थी पावर सेक्टर की और एक टास्क फोर्स जो थी वो रेवेन्यू वाली साइड के ऊपर बनी थी। इस टास्क फोर्स जो है, जिसको ये टास्क फोर्स ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का नाम दिया जाता है, इसमें मोहम्मद अली इसके चेयरमैन थे और इनके साथ एक जो मिलिट्री वाली साइड से जनरल जफर थे। इस टास्क फोर्स ने, आपको पता है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मुआहदे भी रीनिगोशिएट किए, फिर और बहुत सारे प्रपोजल्स के ऊपर टास्क फोर्स काम कर रही थी। उनका जो फंडामेंटल प्रपोजल इनका ये था, जो कल्मिनेट हुआ कल, अब उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, वो अभी बताते हैं वो क्या है। वो ये था कि अभी जो तकरीबन 2400 से 2500 अरब रुपए का जो गर्दशी कर्जा है वो खड़ा हुआ है, ये स्टॉक है। एक स्टॉक तो वो जो पहले कर्जा बन चुका है, हुकूमत उसको पे बैक करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरा होता है एक फ्लो आज भी उसमें ऐड हो रहा है कि अभी भी जिन वजूहात की वजह से सर्कुलर डेट बनता है वो आज भी वजूहात एड्रेस नहीं हुई। तो जो स्टॉक था, स्टॉक के अंदर तकरीबन 1500 अरब रुपया 2400 अरब रुपए में से ऐसा था जो काफ़ी एक्सपेंसिव था हुकूमत के लिए। ये वो कर्जा है जो हुकूमत को पे बैक करना था और ना पे करने की वजह से इसके ऊपर इसमें कोई तकरीबन 683 अरब रुपया एक पावर होल्डिंग लिमिटेड में इन्होंने पार्क किया हुआ था। कमर्शियल बैंकों से कर्जा लिया, पावर प्रोड्यूसर्स को दे दिया, लेकिन होल्डिंग कंपनी में पार्क कर दी। इसके ऊपर हुकूमत काइबोर प्लस 2% सूद दे रहे थे। काइबोर आजकल चल रहा है तकरीबन 12 के करीब, तो 14% इसके ऊपर सूद था और लेट पेमेंट के ऊपर जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको मिलता तकरीबन आज के जो शरह सूद है उसके मतलब 16% उनको हुकूमत सूद दे रही थी, जुर्माना दे रही थी अदायगी ना करने की। तो प्लान ये बनाया टास्क फोर्स ने कि हम जो 16% तक इजाफी कॉस्ट दे रहे हैं, इसको देने की बजाय हम कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेंगे और कर्ज लेकर उससे हम सूद भी देंगे और उनका कर्ज भी वापस करेंगे। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कामरान कल एग्रीमेंट तो इनका भी नहीं हुआ, एक डील इन्होंने इन प्रिंसिपल रीच हो गई है कि कमर्शियल बैंक जो है 1250 अरब रुपए का हुकूमत को कर्जा देंगी। इस कर्ज का जो रेट है वो जो भी काइबोर का कराची इंटरबैंक ऑफर रेट जो एक आपका एक बेंचमार्क रेट होता है उससे 1% कम होगा। अगर काइबोर आज का रेट 11.8% तो ये 10.8% के रेट के ऊपर इनको कर्जा मिला है। रफली आप कह सकते 11% पे मिला है, तो 14 से 16% हुकूमत पे कर रही थी और 11% पे इनको ये कर्ज मिला है। अब ये जो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसकी रीपेमेंट कैसी होगी। आपके बिजली के बिलों के ऊपर अभी भी ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगा हुआ। ये सरचार्ज इसलिए लिया जा रहा था कि जो पावर होल्डिंग लिमिटेड में कर्जा पार्क हुआ उसकी सर्विस और जो जुर्माने वो भी यहीं से पे हो रहे थे। तो इनका प्लान ये है कि ये जो सरचार्ज है जिसे सालाना 350 अरब रुपए का जो पैसा इकट्ठा होता है उससे ये कर्ज के ऊपर सूद भी देंगे जो अगले साल में 135 अरब रुपया बनता है इस रेट के ऊपर, और जो बाकी रकम बच जाती है तकरीबन 225 अरब रुपया 215 अरब रुपया वो प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, किसको कितने पैसे मिलेंगे इस 1250 अरब में, ये अहम इंफॉर्मेशन है। इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो पावर होल्डिंग लिमिटेड है उसका 683 अरब रुपया रिटायर होगा, और लेकिन वो रिटायर नहीं होगा, वो रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी 2% काइबोर प्लस 2% मतलब 14% के ऊपर मिल रहा था हुकूमत को, उसको अदा करना पड़ रहा था, तो अब ये 11% के करीब होगा, तो 683 अरब ये वाला हो जाएगा। इंपॉर्टेंटली जो चाइना के कोल पावर प्लांट्स हैं, मेनली चाइना के, कुछ और भी हैं इसके अंदर, उनको 369 अरब रुपए की अदायगी होगी, जिसमें 137 अरब रुपया लेट पेमेंट सरचार्ज है। लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि लेट पेमेंट सरचार्ज किसी को भी अदा न किया जाए, उसको उनके साथ निगोशिएट करके खत्म करवा लिया जाए। तो ये कोई 137 अरब रुपए ये खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं गवर्नमेंट के हैं सारे, उनको 340 अरब रुपए की अदायगी होगी, इसमें भी 49 अरब रुपए का लेट पेमेंट सरचार्ज है। फिर जो LNG पावर प्लांट्स फेडरल गवर्नमेंट के हैं उसकी अदायगी कोई 246 अरब रुपया। पंजाब का LNG प्लांट्स की जो अदायगी है वो 58 अरब रुपया है। गवर्नमेंट के कुछ और जनरेशन के जो है वो मुख्तलिफ फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स उसको 5 अरब रुपया। NTDC को और एक ईरान के से भी हम बिजली खरीदते हैं उसकी अदायगी की मद में कोई 74 अरब रुपया है। तो ये है ओवरऑल डिटेल्स। अब इसके अंदर 2 कैच हैं। नंबर 1, ये इन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हुकूमत और बैंकों का ये ख्याल है कि अगले हफ्ते ये मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस मुआहिदे की जो तस्दीक है वो IMF ने नहीं की। IMF के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और IMF ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया। देखना यह कि IMF अप्रूवल देता है या नहीं देता, मंडे को इस हवाले से IMF फैसला करेगा। अगर अप्रूवल हो जाता तो ठीक है, नहीं देता तो फिर इसके ऊपर IMF हुकूमत क्या पोजीशन लेगी। और लास्टली हुकूमत की यह ख्वाहिश है तकरीबन 350 अरब रुपए की जो लेट पेमेंट की सूद की अदायगियां हैं ये ना दिया जाए इन IPPs को, इनकी सिर्फ
इनको जो है, इनको जो प्रिंसिपल अमाउंट बनती है को 1500 अरब रुपया, जिसमें 1250 अरब रुपया ये कर्जा लेकर और 250 अरब रुपया बजट में पैसा रखा वो दे के इनको अदायगी कर दी जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।